अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपको पता है कि हम स्टॉक एनालिसिस सीरीज़ चालू कर रहे हैं और इसी सीरीज़ में हमने अब तक 3 स्टॉक्स का एनालिसिस किया था। पहला स्टॉक था ग्रीव्स कॉटन, दूसरा था रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड और तीसरा स्टॉक जिसका हमने एनालिसिस किया था वो था एक्साइड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। फ्रेंड्स, होप है, उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी रिसर्च कर कर अपने स्टॉक्स का एनालिसिस कर रहे होंगे, मार्केट में टाइमली इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, बार बार मैं कुछ चीज़ों के लिए इंसिस्ट करता हूँ, बार बार कुछ चीज़ों के लिए जोर देता हूँ। वो चीज़ें ये हैं कि पहली बात तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, जो सारे वीडियोज़ हैं उनको देखिए और अपनी रिसर्च खुद करिए। फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस सीरीज़ देखने से पहले मेरा ये मानना है कि आपको इंडियन स्टॉक मार्केट बाय ओपी गुप्ता, इसमें जो 16 वीडियोज़ हैं, ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट के ओवरव्यू से लेकर और टेक्निकल व्यू, फंडामेंटल एनालिसिस तक जो सारी चीज़ें हैं वो आपको एक बार देखनी चाहिए। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल लैब्स जो 4 दिखा रखी हैं, प्रैक्टिकल लैब्स 1, 2 एंड 3 एंड 4, उनको आपको देखना चाहिए। उसके बाद आप कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा और आप अपनी खुद की रिसर्च करेंगे और स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर पाएंगे। सो सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस स्टॉक एनालिसिस सीरीज़ में आज हम जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड। फ्रेंड्स, इंडिया की कंपनी है लेकिन इंटरनेशनल लिखा हुआ है। इसके पीछे रीज़न है कि इसका बहुत सारा रेवेन्यू यूएसए से आता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने बनाया है, प्रिपेयर्ड बाय ओपी गुप्ता। एनालिसिस जो मैंने किया है, जो रेट मैंने ली है, जो चार्ट मैंने लिए हैं फंडामेंटल एनालिसिस के, टेक्निकल एनालिसिस के, वो 17 सितंबर 2021 के लिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस वक्त उसकी मार्केट प्राइस, इस स्टॉक की मार्केट प्राइस 210 रुपये थी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर और वार्निंग्स है। डिस्क्लेमर में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर जो भी कुछ वीडियो में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो मेरा खुद का पर्सनल निजी विचार है, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरह से इसमें कोई प्रॉफिट लॉस या कुछ भी होता है स्टॉक मार्केट में, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे जिम्मेदार मत ठहराइएगा। फ्रेंड्स, इसके साथ में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि डिस्क्लेमर जस्ट एक डालना था, ज़रूरी था, इसलिए डाला है। आप जब सारे वीडियोज़ देखेंगे, जब आप 16 वीडियोज़ देखेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट बाय ओपी गुप्ता पार्ट 1 टू पार्ट 16, और जब आप प्रैक्टिकल लैब्स देखेंगे पार्ट लैब 1 टू लैब 4, तो आप खुद महसूस करेंगे कि इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो रिस्की हो। मैंने बहुत बैलेंस्ड अप्रोच लेकर आपको सारी चीज़ें बताई हैं। फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ जो है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरा हम वीडियोज़ का हमने जो सेगमेंट बनाया है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टर्स हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो डे ट्रेडिंग करते हैं। डे ट्रेडिंग करने वाले लोग वो होते हैं फ्रेंड्स जो सुबह 9:15 बजे स्टॉक्स खरीदते हैं और 3:15 साढ़े 3 तक स्टॉक्स को बेच देते हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिनका कम से कम 3 से 5 साल होल्ड रखने का, स्टॉक को अपने पास रखने का विचार है। फ्रेंड्स, ये वीडियोस उनके लिए हैं जिनके पास सिंसियरिटी है, धैर्य है, डिसिप्लिन है और अपने ऊपर विश्वास है कि वो उन्होंने जो स्टडी करी है, जो वीडियोस देखे हैं, समझे हैं, पढ़े हैं, सुने हैं, उसके बाद उनके पास जो स्टॉक्स फिल्टर आउट होकर आए हैं, सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस के बेसिस पर जो उन्होंने स्टॉक्स को और फर्दर फिल्टर आउट किया है, उसके बाद उनके पास जो स्टॉक्स आए हैं वो सही स्टॉक्स हैं और उनमें वो टाइमली मैनर में बाई करेंगे। फ्रेंड्स, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी पैसे की कीमत को समझते हैं, पैसे की अहमियत को समझते हैं और जानते हैं पैसा बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मेहनत से हम लोगों को मिलता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये लोग समझते हैं कि मार्केट कई बार अजीब तरह का व्यवहार करता है, कई बार स्टॉक एकदम से 10% नीचे और 10% ऊपर हो जाता है। इसको यहाँ लिखने का, बताने का मकसद फ्रेंड्स यही है कि जब आप रिसर्च करते हैं, स्टॉक्स को फिल्टर आउट करते हैं, स्टॉक्स आपके पास निकल कर आता है, आप उसकी जब 3 साल की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ लेते हैं, कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है और जब आप स्टॉक्स को खरीदते हैं उसके बाद अगर 5-10% ऊपर नीचे हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसे लॉन्ग टर्म होल्ड रखिएगा 3 से 5 साल। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि क्या रीज़न है हमने आर सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड को सेलेक्ट किया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप पहले पुराने वीडियोस में देखोगे कि हमने देखा था कि फंडामेंटल एनालिसिस में रेशियोज और एनुअल रिपोर्ट्स की बराबर अहमियत है। रेशियोज़ के लिए हमने स्क्रीनर डॉट इन साइट पर गए थे, 9 पैरामीटर्स को डाला था और हमारे पास लगभग
150-200 स्टॉक्स की लिस्ट निकल कर आई थी। फिर हमने क्या किया था फ्रेंड्स, उनकी FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, DIIs, प्रोमोटर्स, ROE ROC बढ़ते हुई होनी चाहिए, मार्केट कैपिटल डिसेंट होना चाहिए, सारी चीज़ों को देखते हुए हमने स्टॉक्स को फिल्टर आउट किया था। फिर हमने देखा था कि वो स्टॉक्स जो हमारे सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर हैं, सपोज करिए मेटल है, एविएशन है, ऑयल है, गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनको हमने उस लिस्ट में से हटा दिया था। जब हमने ये सारी चीज़ें करी थी फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा हमारे पास 40-50 स्टॉक्स की लिस्ट फाइनल होकर आई थी। फिर हमने क्या किया, हमने प्राइस पर उनको सॉर्ट किया, सबसे कम कीमत से बढ़ती हुई कीमत में सॉर्ट किया, और सबसे कम कीमत में जो आ रहे थे स्टॉक्स उनको हमने एक एक कर स्टार्ट करा एनालिसिस करना। तो पहले ग्रीव्स कॉटन आ रहा था, वो देखा था, फिर रेडिंगटन इंडिया आया था, वो देखा था, एक्साइड इंडस्ट्रीज आया था, वो देखा था। तो ये जो है इसके बाद आया है, चौथे नंबर पर है आर सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमने क्या किया, इनकी 3 साल के एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ा अच्छे से, ठीक है, और फिर ये डिसाइड किया कि हमें इस स्टॉक को एनालिसिस में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। चूंकि आर सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड इन सारे पैरामीटर्स पर खरा उतरता है, इसलिए मैंने इस स्टॉक को, इस कंपनी को सेलेक्ट किया है इस सीरीज में। फ्रेंड्स ये देखिए नीचे नीचे एक मैंने पिक्चर लगाई है, आर सिस्टम इंटरनेशनल है, BSE कोड है 532735, सॉफ्टवेयर फील्ड की कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस लगभग इसमें 200 रुपये लिखी हुई है फ्रेंड्स, करंट मार्केट प्राइस उस वक्त 210 रुपये थी, ठीक है। ROE आप देखिए 7 ईयर्स, 5 ईयर्स और 3 ईयर्स की आप पाएंगे अराउंड 18 है। ROC देखते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो भी अराउंड 23-24 के आसपास है। प्रिलाइज परसेंट 0 है, मतलब प्रमोटर्स ने किसी भी तरह की हिस्सेदारी को गिरवी नहीं रखा है। प्रमोटर्स होल्डिंग मनी, प्रमोटर्स यानी कि डायरेक्ट जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, उनके पास 52% हिस्सेदारी है। FIIs ने यानी विदेशी कंपनियों ने भी इसमें हिस्सेदारी नहीं ली है, और DIIs होल्डिंग 37% इसमें दिखा रखा है। फ्रेंड्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप screener.in देखते हैं और वहाँ पर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग देखेंगे तो आप पाएंगे कि DIIs होल्डिंग भी वहाँ पर नहीं है, पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब आप पब्लिक होल्डिंग को देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि भवुक त्रिपाठी नाम से एक इन्वेस्टर हैं जिनके पास इस कंपनी के 37% स्टॉक्स हैं, ठीक है, जो इन्होंने बहुत पहले लगभग 70 करोड़ के आसपास में खरीदे थे। तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि भवुक त्रिपाठी के 37% शेयर्स को मैंने DIIs की होल्डिंग में क्यों दिखाया है, उसके पीछे रीज़न है फ्रेंड्स। देखिए भवुक त्रिपाठी के बारे में जो आप पढ़ोगे तो आप ये जानोगे कि भवुक त्रिपाठी वो हैं जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब ये कंपनी इनको कोई सेलेक्ट होकर आती है, इनको कोई कंपनी जच जाती है, तो उसमें ये बल्क में और कॉन्फिडेंस से हिस्सेदारी खरीदते हैं, ठीक है। एक्सेल क्रॉप थी, एंडोसल्फान जब बैन हुआ तब स्टॉक टूटा था, इन्होंने खूब अच्छे से उस कंपनी को खरीदा और 3 गुनी रेट पर बेचा। तो ये जो हैं देखा जाए तो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, जैसे राकेश झुंझुनवाला हैं, डॉली खन्ना हैं, इसी तरीके से इनका नाम है भवुक त्रिपाठी। और जब मैंने इनके बारे में पढ़ा तो मुझे लगता है कि ही इज़ ऑल्सो ए रेस्पेक्टेबल, मोस्ट रेस्पेक्टेबल इन्वेस्टर, ठीक है। तो इन्होंने 37% होल्डिंग अपनी इस कंपनी में खरीद रखी है और सालों से खरीद रखी है। तो ये कोई छोटे मोटे इन्वेस्टर नहीं है कि आज खरीदी और कल बेची या 10 साल बाद बेच देंगे। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जिनका होराइजन 20 साल, 25 साल, 30 साल का होता है। तो इसलिए मैंने इनकी होल्डिंग को DIIs होल्डिंग्स में डाला है, और पब्लिक के पास बचा 11%। तो फ्रेंड्स हमने देखा था कि पब्लिक के पास अगर हिस्सेदारी कम होती है तो प्राइस में फ्लक्चुएशन भी कम होती है, स्टॉक को एप्रिसिएशन भी मिलता है, स्टॉक बढ़ता हुआ रहता है, तो पब्लिक होल्डिंग भी अच्छी है। तो मुझे ओवरऑल ये कंपनी बहुत सही लगती है। मार्केट कैपिटल लगभग इसका 2400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। देखिए फ्रेंड्स इस कंपनी के बारे में जानते हैं। पहली बात तो ये सॉफ्टवेयर की कंपनी है जो IT सॉल्यूशंस और सर्विसेज को देती है। 1993 में इस कंपनी को खड़ा किया गया था। फाउंडर इसके हैं डॉक्टर सतेंद्र सिंह रेखी, ठीक है फ्रेंड्स। कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर इनका USA में है, डिलीवरी हेडक्वार्टर इनका नोएडा है, इंडिया में। देखिए कहाँ कहाँ पर इनकी कंपनी का वजूद मौजूद है, मतलब ये कहाँ कहाँ पर अच्छे से काम करते हैं। एशिया पैसिफिक रीजन में, नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में। अब बात आती है इनकी क्लाइंट की, तो फॉर्च्यून 1000 कंपनीज जो हैं वो इनके क्लाइंट्स हैं, उसमें से काफ़ी कंपनियां इस कंपनी के क्लाइंट हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के मिड साइज ऑर्गेनाइजेशंस भी
इनके क्लाइंट हैं। लगभग 3100 के आसपास इनकी मैन पावर है। और इन्होंने अभी जो अधिग्रहण किया है, एक्विजिशन किया है, वो देख लीजिए। इन्होंने एक इनोविजेंट नाम से कंपनी को लिया है जो एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग और डिजिटल कनेक्टेड सिस्टम्स में काम करती है। फ्रेंड्स, ये देखिए, अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में जो चीज़ दिखती है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इंटरनेट ऑन थिंग्स। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले जानिए एनालिटिक्स में क्या है। एनालिटिक्स में होता है बहुत सारे डेटा को प्रोसेस कर कर फॉरकास्टिंग करी जाती है या एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, जो मशीन्स होती हैं उनको खुद डिसीजन लेने का, फैसले लेने का, फैसला ले सकें वो मशीनें, इस काबिल उनको बनाया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जैसे आप अपने फैसले खुद लेते हैं, आपके पास दिमाग है, उसी तरह से मशीन को ये मान लीजिए आप दिमाग देने की कोशिश करते हो कि वो कुछ फैसले खुद ले सके। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या है फ्रेंड्स, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन को सिखाना, उसके लिए कोडिंग करना मशीन लर्निंग का पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल क्या है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आप देखिए वो व्हीकल्स हैं जिसमें हम बैटरी यूज़ करना चाहते हैं, मोटर यूज़ करना चाहते हैं, जिससे कि फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता कम हो सके। जो कार्बन फुटप्रिंट है, जो CO2 हम रिलीज़ कर रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी समस्या को कम किया जा सके। अच्छा, अब बात आती है डिजिटल कनेक्टेड सिस्टम का क्या मतलब है। तो डिजिटल कनेक्टेड सिस्टम का मतलब फ्रेंड्स ये है कि मशीनें आपस में बात कर सकें। मान लीजिए आपकी कार चल रही है, बगल में मेरा स्कूटर चल रहा है, तो मेरे स्कूटर की इन्फॉर्मेशन आपकी कार के पास जा रही है, आपकी कार की इन्फॉर्मेशन मेरे स्कूटर के पास जा रही है। अच्छा, अब बात आती है इससे फ़ायदा क्या होगा। तो फ्रेंड्स, फ़ायदा ये होगा कि सपोज करिए मेरा स्कूटर आपसे आगे चल रहा है और आगे बहुत ट्रैफिक है, तो आपकी कार के पास रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि लगभग 3 किलोमीटर पहले जो स्कूटर है उसने इन्फॉर्मेशन दी है कि आगे जाम है, तो आप यहाँ से लेफ़्ट लेकर यू टर्न मान दूसरे या लेफ़्ट लेकर आप दूसरे रास्ते से चले जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिजिटल कनेक्टेड सिस्टम्स में क्या होता है कि जो डिवाइसेज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं, वो आपस में बातें करते हैं। अब बात आती है लास्ट टॉपिक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब ये होता है कि हर चीज़ को आप एक IP एड्रेस दे सकें, हर चीज़ से आप एक इंटरेक्ट कर सकें। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैंने बल्ब पर एक IP एड्रेस दे दिया, पंखे पर एक IP एड्रेस दे दिया, और मैं अपने ऑफिस से, अपने घर से बैठकर उनको कंट्रोल करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने इसके लिए इस कंपनी को एक्वायर किया है, इनोविजेंट को। कंप्यूटेरिस नाम से एक टेलीकॉम सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है UK बेस्ड, उसको उन्होंने एक्वायर किया है। ठीक है, एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉल्यूशन की कंपनी थी ECNet, उसको उन्होंने एक्वायर किया है। एक माइक्रोसॉफ्ट का गोल्ड पार्टनर था iBase के नाम से, उन्होंने इसको एक्वायर किया है, जो ये मोबिलिटी सॉल्यूशंस भी आपको देता है। मोबिलिटी सॉल्यूशंस या डिजिटल कनेक्टेड डिवाइसेस आप कह सकते हैं एक ही चीज़ है। मोबिलिटी सॉल्यूशन का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, मूविंग कार एंड स्कूटर वाला। फटाफट से हम एक स्नैपशॉट देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो मैंने इमेज उठाकर यहाँ पर पेस्ट करी है, ये Skinner.in से मैंने ली है। ये इमेज का क्रेडिट Skinner.in को जाता है। आर सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी का नाम है, rsystems.com साइट का नाम है, जहाँ पर आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। BSE कोड है 532735, 2400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। ROE इनकी बढ़ती हुई है, आपने देख लिया है 7 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स की, तो इनको देखने की जरूरत नहीं है। किसी तरह की भी हिस्सेदारी उन्होंने गिरवी नहीं रखी है। इंटरेस्ट कवरेज 30 टाइम्स है, जो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। ठीक है, प्रोमोटर्स के पास लगभग 52% हिस्सेदारी है। नेक्स्ट करते हैं की मैनेजरल पर्सन, जिनको KMP बोलते हैं। तो उसमें देखिए डॉक्टर सत्येंद्र सिंह रेखी हैं, जिन्होंने इस कंपनी को फाउंड किया, फाउंडर हैं ये इस कंपनी के। MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एंड CEO हैं। इनके बेटे हैं सरताज रेखी, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बलदेव सिंह हैं, जो रिटायर हैं और इस कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जो हैं वो मिस्टर अभिराग जैन हैं। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स मिस्टर नंद सरदाना है। और ऑडिटर फ्रेंड्स देखिए, एक बड़ा ऑडिटर है डेलॉइट हैस्किंसन एंड सेल्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सो फ्रेंड्स, ये जो है डेलॉइट, ये बिग 5 में से एक आते हैं। देखिए बिग 5 क्या है, बिग 5 वो कंपनीज़ हैं, वो 5 कंपनीज़ हैं जो ऑडिटिंग में बहुत रेस्पेक्टफुल तरीके से ग्लोबली वर्ल्ड में जानी जाती हैं। जैसे PwC है, KPMG है, अर्नेस्ट एंड यंग है, डेलॉइट है एंड ग्रैंट थॉर्टन है। तो देखिए इसमें से एक कंपनी इनकी ऑडिटर है।
ऑडिटर से हम ये पता कर सकते हैं कंपनी किस तरह की होगी। तो कंपनी में जब ऑडिटर अच्छा होता है तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। ठीक है, देखिए मैंने जब इनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी हैं 3 साल की, तो मुझे किसी भी तरह का कोई कंप्लायंस इशू नहीं मिला है, कमेटी फॉर्मेशन में भी, रिपोर्ट्स में भी और पॉलिसीज़ में भी, जो अच्छी बात है। टाइमली ये लोग मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग में सभी जो इंपॉर्टेंट लोग हैं कि मैनेजरल पर्सनल्स हैं जिनको मीटिंग में होना चाहिए वो मीटिंग में अटेंडेंस रखते हैं, वो आते हैं मीटिंग में। किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टर कंप्लेंट पेंडिंग नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क भी इनके पास अवेलेबल है जिसमें इन्होंने रिस्क को आइडेंटिफाई किया है, कैसे उसको वो दूर करेंगे, क्या इन्होंने प्रिपरेशन करी है, वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। देखिए 9 प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके हिसाब से इन्होंने पॉलिसी को भी मैप किया है और किसी तरह की कोई सेक्सुअल हरेसमेंट की कंप्लेंट इनके अगेंस्ट नहीं है, इस कंपनी के अगेंस्ट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब लेटेस्ट अगर हम एनुअल रिपोर्ट देखते हैं 2021 की, तो देखिए 5 इनके मेजर वर्टिकल्स हैं, मतलब 5 ऐसी मेजर जगह हैं जहाँ से इनके पास सबसे ज़्यादा पैसा आता है। एक है टेक्नोलॉजी, एक है टेलीकॉम, एक है हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस, एक है फिनांस एंड इंश्योरेंस और फिर लास्ट की जो 5वीं है वो रिटेल एंड ई कॉमर्स है। 427 करोड़ की इनकी नेटवर्थ है और लगभग 300 करोड़ इनके पास नगद है, कैश इन हैंड है फ्रेंड्स, जो बहुत अच्छी बात है, जिससे एक्विजिशन कर सकते हैं, एक्सपांशन कर सकते हैं अपनी कंपनी का। जो फ्यूचर है वर्ल्ड का, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एनालिटिक्स, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, जो उनको हमने पहले समझ लिया है, ये अभी अभी आपको बताया था इन सारी चीज़ों के बारे में, ये इसमें काम कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये कंपनी ऐसी है जो इन फील्ड्स में काम कर रही है। 26 सब्सिडरी हैं इस कंपनी की और लगभग 3000 के से ज़्यादा इनके पास मैन पावर है। 220 से ज़्यादा इनके पास एक्टिव क्लाइंट्स हैं। 35 क्लाइंट्स ऐसे हैं जो $1 मिलियन प्लस का पोटेंशियल रखते हैं। इनके पास जितने भी क्लाइंट्स हैं उनमें से 85% इनके रिपीट क्लाइंट हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि इन्होंने क्लाइंट्स को कितनी मजबूती से पकड़ रखा है और क्लाइंट भी इनकी सर्विस से कितना सेटिस्फाइड है। रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी अगर आप देखें फ्रेंड्स, तो 68% रेवेन्यू इनको नॉर्थ अमेरिका से मिलता है। मतलब आप ये मानिए कि 100 रुपये अगर कोई कंपनी कमाती है तो 100 रुपये में से 68 रुपया इनको नॉर्थ अमेरिका से मिलता है। यूरोप से इनको 13 रुपये मिलते हैं। ऐसी कंट्रीज़ जो हैं उनसे इनको साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ बोलते हैं इनको, ऐसी को, इनसे इनको 16 रुपये मिलते हैं। इंडिया से 1.6 यानी 2 रुपये के आसपास, 100 रुपये में से 2 रुपये की कमाई ये इंडिया से करते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि इस कंपनी का वर्किंग कल्चर कितना अच्छा हो सकता है कि यूएस से, नॉर्थ अमेरिका से 68 रुपये इनके पास आते हैं और इंडिया में इन्होंने अभी तक 2% यानी 2 रुपये की ही कमाई ये लोग कर रहे हैं। तो इंडिया में ये कितना यहाँ पर एक्सपांड कर सकते हैं, इनके पास कितना पोटेंशियल है, ये इस चीज़ से पता लगता है। ठीक है, रेवेन्यू बाय इंडस्ट्री देखिए तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू इनके पास आता है, मतलब 100 रुपये में से लगभग 47 रुपये वो टेक्नोलॉजी से आता है, मतलब सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज से आता है। उसके बाद लगभग 9 रुपये इनको टेलीकॉम से मिलते हैं। हेल्थ केयर और लाइफ साइंस से लगभग 6 रुपये मिलते हैं। फिनांस एंड इंश्योरेंस से इनको 14 रुपये के आसपास मिलते हैं। तो ये इनके 5 वर्टिकल्स हैं फ्रेंड्स, इनका बाइफर्केशन है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए टेलीकॉम में 5G आएगा, अक्रॉस वर्ल्ड आएगा, तो इनको बिजनेस एक्सपांशन करने में मदद मिलेगी। हेल्थ केयर और लाइफ साइंस आफ्टर कोविड ये भी एक्सपांशन मोड में है, इनको अपने बिजनेस को एक्सपांशन करने में मदद मिलेगी। फिनांस एंड इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस बहुत ग्रोथ पोटेंशियल रख रहा है आजकल, क्योंकि हर किसी को लाइफ इंश्योरेंस कराना है कोविड के बाद से, तो सॉल्यूशन ये लोग देते हैं, तो इनके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये इनके क्लाइंट्स का है। क्लाइंट्स में आप देखिए टॉप 10 क्लाइंट्स से इनको लगभग 30 रुपये मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टॉप 5 क्लाइंट से इनको 19 रुपये मिलते हैं, टॉप 3 क्लाइंट से 14 रुपये और लार्जेस्ट क्लाइंट जो है इनका वो 8 रुपये इनको देता है। तो आप देखिए ये बढ़ता हुआ है, बढ़ते हुए से पता लगता है कि इनका क्लाइंट कंसंट्रेशन अच्छा है। ठीक है, और इन्होंने बहुत अच्छे से क्लाइंट्स को रेवेन्यू का सोर्स ऑफ इनकम बना रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लीजिए इधर कस्टमर इंडस्ट्री टाइप, ये सेम वही चीज़ है फ्रेंड्स जो हम पहले देख चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये है मार्केट इंडिकेटर चार्ट, ये मैंने लिया है आपके ज़ीरोधा की साइड से, क्रेडिट उनको जाता है। ठीक है, आप देखेंगे इसमें हम हमेशा टेक्निकल एनालिसिस जब करते हैं तो 3 चीज़ें देखते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। 3 चीज़ें देखते हैं फ्रेंड्स, आपने वीडियोज़ में भी देखा है, पहले वाले वीडियोज़ में जो 16 वीडियोज़ हैं उसमें आपने देखा है, सारी चीज़ों को समझा है।
तो आप फ्रेंड्स एक चीज़ देखिए कि लगभग 120 रुपये के पास इन्होंने बहुत टाइम तक अपने आप को रखा, फिर एकदम से इन्होंने अपने आप को 210 रुपये तक ये लेकर आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रेड लाइन के ऊपर ग्रीन लाइन है जो एक पॉजिटिव सिंबल है, और देखिए लगभग 200 रुपये पे कंसोलिडेट हो रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे पहले 120 रुपये के आसपास ही ये मूव कर रहे थे, इसी तरह से अब 200 रुपये के आसपास मूव कर रहे हैं। ठीक है, जो सूटेबल नेचर दिखाती है। अब MACD में क्या है, देखिए ब्लैक और रेड लाइन, ये कट गया था ऊपर और कट के फिर नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल सूटेबल नहीं है। ठीक है, RSI क्या कहती है फ्रेंड्स, RSI लगभग इनकी 55 के आसपास चल रही है। तो हमने रूल क्या देखा कि अगर 60 से 100 के बीच में होता है तो हमें खरीदारी से रुकना चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरा ये मानना है कि अभी आपको इसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। एंट्री कब लेनी चाहिए वो मैं आपको लास्ट स्लाइड में बता दूंगा। ये है इसकी प्राइस डिस्कवरी चार्ट। प्राइस डिस्कवरी चार्ट की मैंने स्नैपशॉट याहू फाइनेंस से लिया है, इसी में जो क्रेडिट उनको जाता है। इसमें आप देखिए कि इन्होंने कंसोलिडेट किया है लगभग 2012 में या मानिए 2007 में और 12 के बीच में ये लगभग ये 30 रुपये के आसपास थे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, फिर कंसोलिडेशन चालू हुआ इनका 2014 से 2019 तक, ये 50 रुपये के आसपास मूव करते रहे। अब इन्होंने क्या किया, 2019 से इन्होंने ग्रोथ पकड़ी और अब ये लोग लगभग 125 के आसपास मूव कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अब देखिए फ्रेंड्स ये लगभग 200 के आसपास मूव कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहे हैं। ठीक है, इससे क्या आपको हेल्प मिलती है, इससे हमें एंट्री पॉइंट्स पता लगते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं, कंक्लूजन, रेफरेंसेस और पिक्चर्स मैंने किस किस से लिए उनको क्रेडिट। तो फ्रेंड्स कंक्लूजन में देख लीजिए, स्टॉक का नाम है आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड। अभी लगभग 210 रुपये के आसपास ये इसकी करंट मार्केट प्राइस है। आपको 145 रुपये के आसपास इसको खरीदना चाहिए। देखिए वो यहाँ से निकल कर आया है। ठीक है, देखिए 100 से 150 के बीच की लाइन है, तो लगभग 145 रुपये में से आपको खरीदना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू विद मार्जिन ऑफ सेफ्टी 115 रुपये है, ये देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, 115 रुपये के आसपास अगर ये आता है तो फिर आपको इसमें और बाय करनी चाहिए। स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अच्छा स्टॉक है। टारगेट प्राइस की कोई ज़रूरत नहीं है, लंबे समय तक ज़िंदगी भर के लिए इस स्टॉक को रखिए अपने पास। होल्ड ड्यूरेशन है ज़िंदगी भर, आप चाहें तो अपने बाद अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। रेफरेंसेस में देखिए, मैंने स्क्रीनर का रेफरेंस लिया है, BSE की साइड से मैंने रिपोर्ट का रेफरेंस लिया है, याहू फाइनेंस से मैंने पीछे वाला चार्ट लिया है, मनी कंट्रोल से मैंने इनकी ओपन हाई लो क्लोज की वैल्यू ली है, kite.zerodha.com से मैंने फंडामेंटल एनालिसिस वाला चार्ट लिया है, और इनकी साइट है rsystems.com, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा है। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आपको पूरी सीरीज देखनी चाहिए जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें 16 वीडियोस, 4 प्रैक्टिकल लैब्स और स्टॉक एनालिसिस की सीरीज है। आपको करना क्या है, इंडियन स्टॉक मार्केट बाय OP गुप्ता यूट्यूब में सर्च करना है और पूरे कोर्स को देखना है। कोई भी आपको डाउट हो, क्वेश्चन हो, कंसर्न हो, क्वेरी हो, आप omprakash.gupta.india@gmail.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स के संग इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, व्यू करिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।